सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को बड़े घर की बेटी का पढ़ाऊंगी। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि आनंदी और लाल बिहारी के बीच झगड़े हुए। यह झगड़ा बृहस्पतिवार को हुआ था और शनिवार को श्रीखंड सिंह घर आते थे। इन दिनों आनंदी भूखी प्यासी अपने कमरे में पड़ी श्रीखंड सिंह का इंतज़ार करती रही। जब वो आए तो बाहर बैठक में लोगों से बातचीत करते हुए देर हुई। उसके बाद खा पी कर जब वो कमरे में गए तो उस समय तक आनंदी भरी बैठी थी। श्रीखंड सिंह के आते ही उसने उनसे पूछा कि चित्त तो प्रसन्न है। इस पर श्रीखंड सिंह ने कहा, हाँ मेरा चित्त तो प्रसन्न है, पर आजकल तुमने घर में क्या उपद्रव मचा रखा है। जिसे सुनकर आनंदी को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि जिसने तुमसे यह लगाई है उसे पाऊँ तो मुँह झुलस दूँ। इस पर श्रीखंड सिंह कहने लगे, गुस्सा क्यों होती हो, जो बात है वो तो कहो। आनंदी कहने लगी कि अब मेरी किस्मत का फेर नहीं तो और क्या है कि एक गवारा छोकरा जिसे चपरासीगिरी करने का शऊर नहीं, वह मुझ पर खड़ाऊँ फेंक कर यूँ ना करता। इसे सुनकर श्रीखंड सिंह आनंदी से कहने लगे कि क्या बात हुई, साफ साफ बताओ। तब आनंदी ने जो मांस पकाने को लेकर के जो बातें हुई थी उन सारी बातों को बताया और साथ ही उसने यह भी बताया कि हांडी में घी कम थी इसलिए मैंने सारी घी मांस में डाल दिया और दाल में घी नहीं छोड़ा। इसी बात पर वह मेरे मायके को भला बुरा कहने लगा। मैंने जवाब दिया कि इतना घी तो नाईकार खा जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। बस इसी बात पर उस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊँ फेंक मारी। हाथ से रोक लिया, नहीं तो सिर फट जाता। यह सारी बातें सुनकर श्रीखंड सिंह को बहुत गुस्सा आया। गुस्से से उनकी आंखें लाल हो गई और वे बोले कि यहाँ तो हो गया उस छोकरे का साहस। यहाँ लेखक ने श्रीखंड सिंह के बारे में कहा है कि श्रीखंड सिंह शांत पुरुष थे। उन्हें क्रोध कभी कभार ही आता था। और इससे पहले श्रीखंड सिंह ने इस तरह की घटना पर अपने कई मित्रों को भला बुरा भी कहा था, लेकिन आज स्थिति उनके साथ भी थी वही। रात भर वो करवट बदलते रहे। सुबह अपने पिता के पास जाकर उन्होंने कहा, दादा अब इस घर में मेरा निर्वाह ना होगा। बेनी माधव सिंह घबरा उठे, बोले क्यों। तो इस पर श्रीखंड सिंह कहने लगे, मुझे अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल है। मैं ठहरा दूसरे का नौकर यहाँ रहता नहीं हूँ और मेरी पीठ पीछे मेरी पत्नी पर खड़ाऊँ और जूतों की बौछार हो, यह मैं नहीं सह सकता। दो चार कड़ी बातें हो जाए तो यह तो ठीक है, लेकिन ये मैं कदापि नहीं बर्दाश्त करूँगा
कि मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं मुंह ना खोलूं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब ना दे सके। श्रीकंठ सिंह सदैव अपने पिता का आदर करते थे, कभी इस तरह की बात इन्होंने उनके सामने नहीं कहा था। इस पर श्रीकंठ सिंह बेनी माधव सिंह बेटे को समझाते हुए कहने लगे, बेटा तुम तो समझदार हो, बुद्धिमान होकर ऐसी बातें नहीं करते, क्योंकि स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती हैं, उन्हें अधिक सिर चढ़ाना अच्छा नहीं होता। इस पर श्रीकंठ सिंह ने पिता को जवाब दिया कि दादा आपकी दया से मैं मूर्ख नहीं हूँ, मेरे समझाने बुझाने से कई घर संभल गए, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में मैं उत्तरदाता हूँ, उसके साथ ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार असह्य है। मेरे लिए इतना ही कुछ कम नहीं कि मैंने लाल बिहारी को कोई दंड नहीं दिया। अब तक बेनी माधव सिंह शांत बेटे को समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन श्रीकंठ सिंह की ऐसी बातें सुनकर वे थोड़े गुस्से में आए। फिर शांत होते हुए उन्होंने श्रीकंठ सिंह से कहा, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, कोई उसे भूल चूक हुई हो तो उसके कान पकड़ो। इस पर श्रीकंठ सिंह कहने लगे, लाल बिहारी को मैं भाई नहीं समझता। और इस तरह से पिता पुत्र के बीच इसी बात को लेकर के बहस हो रही थी। इस बीच गांव के कई सज्जन हुक्के चिल्लम के बहाने वहाँ आ बैठी। गांव की स्त्रियां जिसने भी यह बातें सुनी कि श्रीकंठ सिंह पत्नी के पीछे पिता से लड़ रहे हैं, तो उन्हें बहुत खुशी हुई। वे दोनों पक्षों की बातों को सुनने के लिए अकुलाने लगी। कुछ कुटिल पुरुष भी थे जो इस कुल के नीतिपूर्ण बातों पर मन ही मन जलते थे। आज उन्हें ये सुअवसर प्राप्त हुआ था, तो कुछ न कुछ बहाने लेकर लोग वहाँ आ बैठे। अब बेनी माधव सिंह पुराने अनुभवी लोग थे, वे इन बातों को समझ गए और उन्होंने बेटे को समझाने के लिए कोमल शब्दों में कहा, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो, अब तो लड़के से अपराध हो गया। लेकिन पिता की इस अनुभवी बातों को श्रीकंठ सिंह समझ नहीं पाए, क्योंकि इन्हें डिबेट क्लब में अड़ने की आदत थी, इसलिए वो बातों की गूढ़ता को नहीं समझे और कहने लगे, मैं लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बेनी माधव सिंह ने पुचकारते हुए उससे कहा, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बातों पर ध्यान नहीं देते, वह बेसमझ लड़का है, उससे कोई भूल हो गई हो तो बड़े होकर के क्षमा करो। इस पर श्रीकंठ सिंह को थोड़ा गुस्सा आया और वो बोले, उसकी दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता, या तो वही घर में रहेगा या मैं ही। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार संभाल लूँगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए कि जहाँ चाहे चला जाए, बस यह मेरा अंतिम निर्णय है। लाल बिहारी चुपचाप बाहर खड़ा सारी बातें सुन रहा था। अब तक वह अपने बड़े भाई की बहुत इज्जत करता आया था, भले ही उसमें बहुत से दुर्गुण थे, फिर भी
उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि यदि बड़ा भाई है तो वो सामने में बैठकर हुक्का पी ले या चारपाई पर बैठ जाए। वह अपने बड़े भाई की बहुत लिहाज करता था और बड़े भाई श्रीकंठ सिंह भी उससे उतना ही प्यार करते थे। जब से लाल बिहारी ने होश संभाला था, कभी भी उसे अपनी बड़ी भाई से डांट तक नहीं मिली थी। जब वो इलाहाबाद से वापस आते तो कुछ न कुछ उसके लिए ज़रूर लाते। पिछले साल अपने से डेढ़े जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने यानी कि श्रीकंठ सिंह ने पुलकित होकर के उसे अखाड़े में गले लगा लिया और 5 रुपये पैसे लुटाए थे। कहते हैं कि मुकद्दर की जोड़ी जिससे कि वह प्रतिदिन अभ्यास करता था लाल बिहारी, वो भी श्रीकंठ सिंह ने ही ला कर दिया था। आज अपने बड़े भाई के मुंह से ऐसी हृदय विदारक बात सुन करके लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसे सब पता चलता है कि वह अपनी करनी पर पछता रहा था। 2-4 दिन पहले से ही उसके हृदय धड़क रहे थे। उसे बार बार लगता था कि वह इतनी बड़ी गलती करके अपने बड़े भाई के सम्मुख कैसे जाएगा। गलतियां तो उसने की थी, लेकिन इस बात का उसे तनिक भी भान नहीं था कि श्रीकंठ सिंह आज इतनी बड़ी बात कह जाएंगे। आज उसका मन भले ही वह मूर्ख था, लेकिन आज उसका मन कह रहा था कि भैया उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि वो अकेले में बुलाकर 2-4 कड़ी बातें कह देते या 2-4 थप्पड़ लगा देते तो उसे इतना दुख नहीं होता जितना कि आज उसके बड़े भाई ने उसके बारे में कहा कि वह उसकी सूरत नहीं देखना चाहते। लाल बिहारी से सहा न गया। वह रोता हुआ घर आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिससे कोई यह न समझे कि वह रो रहा था। इसके उपरांत वह आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि मेरे साथ इस घर में ना रहेंगे। अब वे मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।